हमें हमेशा विद्यार्थी बने रहना चाहिए, यही कामयाबी का रास्ता है। मेरे मन में बहुतेरे सवाल जवाब पाने के लिए व्याकुल हुए, तो तय किया कि क्यों न अच्छे विद्यार्थी की तरह गुरुजनों से मुखातिब हुआ जाए। हालांकि यह सवाल मेरे अकेले के नहीं हैं, ये आम जनमानस के सम्मुख दरपेश सवाल है। तो हाजिर हूँ शिक्षकों को लेकर उनके साथ। आप सबों का स्वागत है। आप हैं डॉक्टर अलका आनंद जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं। डॉक्टर अमर कुमार समाजशास्त्र के शिक्षक हैं। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ से। मनु गौरहा जी हैं, समाजशास्त्र के शिक्षक हैं, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से हैं। और फरहा सबिया खान जी भी शिक्षक हैं, मुंशी रघुनंदन प्रसाद सरदार पटेल महिला पीजी कॉलेज बाराबंकी की। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ खास बातें हैं, कुछ खास खुशखबरी है, तो इसको भी बताते चलूँ। अभी की थावे विश्वविद्यालय अयोध्या का एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ 19-20 अक्टूबर को, तो अयोध्या में थावे विद्यापीठ का। तो उसमें डॉक्टर अमर कुमार जी को और डॉक्टर अलका आनंद जी को डिलिट की मानद उपाधि से नवाजा गया है। कुलपति विनय कुमार पाठक ने उन्हें सम्मानित किया। तो आप सबों को बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई, आप आपको दोनों को बहुत बहुत बधाई। आपको बता दें बहुत कि बहुत ज्यादा बधाई। इससे पहले डॉक्टर तपन कुमार सांडिल होते हैं, अरविंद कुमार, परमिंद कुमार वाजपेयी, श्यामा राय, अनंत कुमार त्यागी, ए के दास महापात्र, ओम प्रकाश सिंह निडर, सुरेश प्रसाद सिंह झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, बाबूलाल मरांडी, चक्रधर त्रिपाठी, एन पी यादव, सुरेंद्र प्रताप सिंह, नरसिंह चरण पांडा, कपिला खेमंडू को भी यह सम्मान मिल चुका है थावे विद्यापीठ की ओर से। तो अब विषय पर आते हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। लोकतंत्र की जो दरपेश तस्वीर है उसमें जनता कहाँ है? यह जनता की दुहाई भले बात बात पर दी जाती हो, लेकिन सियासत जो खेल दिखा रही है, सियासतदान जो खेल कर रहे हैं, उसे देखकर उसों की जो बातें हैं वो हकीकत सरीखा दिखती है कि राजनीति एक खेल है। चालाक खेलते हैं और मूर्ख दिन भर चर्चा करते हैं। अभी महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव हो रहे हैं। प्रत्याशियों की घोषणा से पहले तक सभी पार्टियां लोक यानी लोकतंत्र का जो लोक है, जनता को, लोकतंत्र के मालिक को पोटने के लिए लोक लुभावन बातें कर रही थी। लेकिन जब अखाड़े में खिलाड़ी उतरे तो जनता कहीं नहीं है। जिन्हें टीम में लिया गया वो खुश हैं, दूसरे बाहर रहे खिलाड़ी जो हैं वो दूसरे टीम से मैदान में है। तय करना मुश्किल हो रहा है कि कौन किस टीम से है। पार्टियों ने, नेताओं ने पहले अपने परिवार को टिकट बांटे, बचे उसे कथित समर्पित नेताओं को दिए। चर्चा अपने अपने परिवारवाद को सही बताने की हो रही है, इस बात की हो रही है कि उनकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। जनता को इन्हीं बहुरूपियों में से एक को चुनना है। जनता कहाँ है? जनता के असल मुद्दे कहाँ हैं? मसलन स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और खास तौर से अलग झारखंड के गठन के मूल मकसद की चर्चा नेपथ्य में है, पर्दे के पीछे है। ऐसे में कुल जमा निष्कर्ष क्या निकाला जाए? आप इस तस्वीर को किस रूप में देखते हैं? हो तो आखिर क्या हो? तो इसकी शुरुआत हम अमर जी से ही करते हैं कि अमर जी, जो बातें कही गई है, इन बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और इसको लेकर के क्या सोचते हैं? क्या सही है, क्या गलत है? तो हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को थोड़ा मार्गदर्शन करें जी। जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि छोटे राज्य की स्थापना क्यों जी है, इसके जी पीछे उद्देश्य क्या था कि वो बिहार से झारखंड क्यों बना। इसके पीछे क्या उद्देश्य था, सरकार की क्या मंशा थी, क्या वह मंशा पूरा हो पाया या नहीं, 24 साल में वह मंशा पूरा हो पाया कि नहीं हो पाया।
राज्य की कुल जनसंख्या अभी 4 करोड़ के आसपास है। 4 करोड़, 0 पॉइंट से थोड़ा ज्यादा है, 0.6 है, 4 करोड़ के आसपास है। उसमें राज्य की जनसंख्या का 26% आदिवासी बहुल क्षेत्र है। जी 26%। जी तो अब जो चुनावी मुद्दा बन रहा है कि सामाजिक न्याय और विकास का मुद्दा, एक इस जो झारखंड का अभी चुनाव हो रहा है उसमें सामाजिक न्याय और विकास का एक मुद्दा बन रहा है। जी इसमें मुद्दा के बनने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि किसी भी राज्य के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए सबसे पहले जरूरी है आर्थिक विकास। इसके कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, क्या उसका पैमाना है? तो आर्थिक विकास का मतलब होता है आर्थिक वृद्धि। और आर्थिक विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता की होना बहुत जरूरी है। बिना राजनीतिक स्थिरता को विकास नहीं हो सकता है। दूसरा पॉइंट, यह यह अर्थ इसमें सामाजिक आर्थिक संरचना में प्रगतिशील परिवर्तन होना चाहिए। प्रोग्रेसिव चेंज की बात इन्होंने कहा है। कभी भी आर्थिक विकास होगा, इसमें धन की, वेल्थ का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, बेरोजगारी का जो पहलू है, यह महत्वपूर्ण पहलू है जो इंडिकेटर्स में, आर्थिक विकास के इंडिकेटर्स में आते हैं, आर्थिक जी विकास में। अब जी जी हम झारखंड की तरफ जब बढ़ते हैं तो झारखंड में हम देखते हैं कि कृषि और उद्योग दोनों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। कृषि है और उद्योग की, तो देश की जितनी भी आय है उसका 40% जो है खनिज संपदा है, हमारे यहाँ 40% है। फिर भी 20% बच्चे आज कुपोषित हैं। 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे चल रहे हैं। और शिक्षा एवं संचार की स्थिति और स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत दयनीय है। हमारे यहाँ खनिज संपदा में क्या क्या है? तीन तीन चीज हैं: कोयला, लोहा, बॉक्साइट। और तीनों का जो टेंडर होता है वो कहाँ होता है? केंद्र सरकार के द्वारा होता है। और केंद्र सरकार वो टेंडर के माध्यम से उस पर हावी किसके होता है? जो बड़े बड़े माफिया हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो हमारे स्टेट के बाहर के, झारखंड के स्टेट के बाहर के, अमर जी, उनका थोड़ा उस पर साम्राज्य होता है। थोड़ा संशोधन कर देते। झारखंड में कोयला लोहा हम्म। ही नहीं है, यहाँ सोना भी है, यहाँ तांबा भी है, हाँ, लेकिन यहाँ अवरख भी मुख्य है, मुख्य बॉक्साइट भी हाँ है। मुख्य जी हाँ मुख्यतः ये तीन ही है। जी जी मुख्यतः है, उसके बाद है, लेकिन जी मुख्यतः लोहा, कोयला, बॉक्साइट, ये तीन ज्यादा है जी जी मुख्यतः। और जी उसके बाद भी है, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन मुख्यतः तीन है। उसके बाद हम प्रति व्यक्ति आय भी कम हमारे यहाँ है। इतना होने के बाद भी और नौकरी देने में हम विफल हो गए हैं। एससी एसटी की आर्थिक स्थिति आज भी सही नहीं है, सही नहीं है। करप्शन, करप्शन जो एक मुद्दा है, करप्शन कहां तक है? करप्शन की इतनी समस्या है कि कोई भी योजनाएं वो जनता तक नहीं पहुंच पाती है। और वो लाल फीताशाही, नौकरशाही वहां हावी है, आपके यहाँ नौकरशाही हावी है। पारदर्शिता की समस्या है। जो कोई भी उद्योग लगेगा उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, तो पारदर्शिता का अभाव है। तो पारदर्शिता के अभाव के लिए जो इतनी समस्या होने के बावजूद भी 24 साल में कितने मुख्यमंत्री बने? आपके इतिहास में, आप तो जर्नलिस्ट हैं, जानते हैं हाँ, कि 13 आप 24 साल मुख्यमंत्री। में कितने, हाँ, 13 13 मुख्यमंत्री हुए। 13 मुख्यमंत्री का विजन क्या रहा? आदिवासी, गैर आदिवासी जो भी बने हैं, तो उसमें कितने आदिवासी बने कि दोनों दोनों का विजन क्या है? जो 6 आदिवासी हैं, एक गैर आदिवासी हैं। जी, हाँ, एक छह गैर, आदिवासी, तो 60 लोग, उसमें 60 लोग कुल अब तक ही 13 बार मुख्यमंत्री बने हैं, जिसमें 13 बार बोल आदिवासी रहे हैं। हैं और हाँ, एक 13 गैर बार। आदिवासी है। जी जी जी। तो उसमें दो चीज है कि उसमें कुछ स्थानीय नीति की समस्याएं हैं, नौकरी जी देने में स्थानीय नीति की समस्या है। तो नीति की समस्या है, तो नीति की ऐसा नहीं कि हर स्टेट अपने अपने लोगों को आरक्षण देता है, ऐसा कोई बुरी बात नहीं है, कोई ठीक है। लेकिन वो कहां तक संभव है? जब हम जब हम वो थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड में उसको हम लागू करते हैं। लेकिन क्लास 1 में, क्लास 2 में हम
संविधान में कैसा ऐसा नहीं है कि उसको हम दूसरे के स्टेट के लोग उसको नहीं कर सकते हैं, जी जी ऐसा ना। जी तो आर्थिक जो हमारे समाज, झारखंड, हम 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना, और 24 साल हो गए आज, 24 साल हो गया, लगभग 24 साल हो गया। 24 साल में आज हमारी सिर्फ रोड पर एक सड़कें देखते हैं कि चौड़ी चौड़ी सड़क, बेशक। लेकिन सड़क से तो कुछ होना नहीं है, बेरोजगार को नौकरी नहीं मिल रहा है, आदिवासी भूखे मर रहा है, जो आपका मजदूर है वो पलायन हो रहा है। शिक्षा शिक्षा में क्या है, कोई विश्वविद्यालय स्तर की कोई शिक्षा नहीं हो रही, लोग पढ़ने दूसरे स्टेट में जाते हैं, उनका इनकम दूसरे जगह जा रहा है। शिक्षा में कोई टीचर नहीं है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य में कोई डॉक्टर नहीं है। तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है, सिर्फ हम योजनाओं को 2000 4000 योजना, हम किसी सरकार के, चाहे वो बीजेपी दोषी है, दोनों दोषी है, बीजेपी भी दोषी है, कांग्रेस भी दोषी है, और आपको जेएमएम भी दोषी है, सारे पॉलिटिकल पार्टी दोषी है कि वो सरकार, जो हमारी झारखंड की सरकार जिस उम्मीद से बनी थी, झारखंड का राज्य जिस उम्मीद से बना था, उसको लाने में अभी तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विफल रही। जी जी जी। तो ठीक है। तो अमर कुमार जी, होता यह है ना कि जो छोटे राज्यों का गठन हुआ था तो उसका मूल जी मकसद ही बताया गया था कि शासन की गाड़ी जो है वो सुचारू जी रूप से चलेगी। जो जी जी शासन है, जो शासन की व्यवस्था है वो जनता के करीब होगी। ठीक है ना। जी जी। ठीक है। लेकिन झारखंड बनने के 24 साल हो गए, तो 24 साल में जी नयापन जो हम देख रहे हैं या पूरा देश दुनिया देख रही है, नयापन यह है कि 24 साल में 13 मुख्यमंत्री हुए। वो जी 7 चेहरे हैं, 7 में 6 जो हैं, 5 1 6, हाँ, 6 चेहरे जो हैं आदिवासी हैं, एक गैर जी आदिवासी हैं। उसमें दो जी चेहरे हैं 3 3 बार मुख्यमंत्री बने, वो अर्जुन मुंडा हेमंत सोरेन, और तीन जी बार जी राष्ट्रपति शासन लगा। तो उसी अनुरूप जी जी अलग अलग सरकारों में मंत्री भी बनते रहे, तमाम बातें हो गई। उसके अलावे तो जी। कुछ नया बदलाव नहीं दिख रहा है। जो मूलभूत नहीं बातें हैं, बदला। जो आप कहेंगे, जी जो नियोजन नीति का सवाल है, तो 24 साल में अभी नियोजन नीति नहीं बना है। वह राजनीतिक जी दलों जी का एक मुद्दा हथकंडा है, वो किसी को उसके जी समाधान में रुचि नहीं है कि, क्योंकि जिस जी दिन उसका समाधान हो जाएगा ना, तो फिर है कि जी जी। जब बीमारी नहीं रहेगी तो डॉक्टर साहब की जरूरत क्यों पड़ेगी। हाँ, तो सही बात। तो वही बातें हैं। तो वो फरहा एक जी, पॉलिटिकल मुद्दा बना कर रखा गया है। हाँ वही है। तो जो फरहा जी, ये जो राजनीतिक चालाकी है, जो कलाबाजी है, तो वो तो लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतंत्र की जो परिकल्पना है उससे तो मेल कहीं नहीं खा रही है ना। जो लोकतंत्र नहीं। जी की सर। जो बातें मैंने शुरुआत में कही कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, तो फिर जनता जी तो जी इसमें कहीं दिख ही नहीं रही है। जनता तो एक बहाना है जी कि जो है आप हैं, लेकिन आप कहीं भी जी नहीं जी हैं। ये तो वही हुआ ना कि जी घर जी में एक बुजुर्ग को बना दीजिए प्रतीक के रूप में। अरे आपको इतना मानते हैं, आप जो कह रहे हैं वही तो हम कर रहे हैं, फिर बाहर जी निकलिए, जी। अपना जो करना है करिए। तो थोड़ा आप इसको किस रूप में देखते हैं, थोड़ा आप भी मार्गदर्शन करिए। हाँ सर, आज झारखंड की बात हो रही है। तो ये 15 नवंबर को, जैसे सर ने बताया, अमर सर ने बताया, 15 नवंबर 2000 में ये अलग हुआ था बिहार से, कि इसको एक अच्छा स्टेट बनाया जाएगा। लेकिन 24 साल के बाद ये सेकेंड पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है। जी और सेकेंड पुअरेस्ट स्टेट है, लेकिन सबसे रिचेस्ट है ये मिनरल रिसोर्सेज में। जी इसमें खनिज जो है वो सबसे ज्यादा, सर ने 3 नाम लिए, उसके साथ साथ यूरेनियम है, माइका है, बॉक्साइट है, ग्रेनाइट है, गोल्ड है, सिल्वर है, ग्रेफाइट है, मैग्नेटाइट है, क्वार्ट्ज है, बोलोनाइट है, और फील्ड स्पार है, कॉपर है। कॉपर तो इनफैक्ट 25% है वहां पर। और वुडलैंड्स हैं, जंगल है, सबसे ज्यादा जंगल है वहां पर। और जितने भी वुडलैंड के जो रिसोर्सेज हैं वो लगभग लगभग 29% पूरे स्टेट में कवर अप होते हैं, मतलब पूरे स्टेट में है। मतलब अगर मैं प्राकृतिक संसाधनों की बात देखूं, तो ये हमारे भारत देश का सबसे ज्यादा समृद्धशाली राज्य है। जी और इत्तेफाक ये है, इसकी ये विडंबना ये है कि सबसे ज्यादा गरीब राज्य ये है। कि ऊपर वाले ने, प्रकृति ने तो इसको सबसे ज्यादा दौलतमंद बनाया, लेकिन हम ही ने इसको सबसे ज्यादा गरीब बना दिया। और क्या वजह है इसकी? जो मुझे लगता है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिसोर्स कर्स, जैसे कि हम लोग
मैंने अभी जस्ट बताया कि इसके पास बहुत सारे संसाधन हैं, बट इन संसाधनों का जितना भी लीच आउट है, मतलब जो भी खाद्यान्न का, जो भी इनके खनिज के खाने हैं, उसका जो भी प्रॉफिट है, उसका जो भी लाभ है, वो कॉरपोरेशन को जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ये उन लोगों को नहीं जा रहा है जो वहाँ के लोकल पॉपुलेशन है। लोकल पॉपुलेशन को तो उन्होंने मजदूर बना दिया है। जो रिसोर्सेस थे, अब क्यों बना दिया है मजदूर? जाहिर सी बात है कि उन्होंने उतनी पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, उनको कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। और ये हमारे उस राज्य के स्टेट गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन या हमारी जनसंख्या को ये सारे फायदे पहुंचने चाहिए थे, बट वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। उनके अपने जो भी वैल्यूज होंगे। जी फिर जी उसके बाद ये है कि गवर्नेंस है, जैसे अभी आपने बताया कि 13 मुख्यमंत्री बन गए वहां पर। इतनी फ्रीक्वेंटली अगर वहां पे गवर्नमेंट चेंज होगी, इनसफिशिएंसी होगी, तो कहीं कहीं भी गवर्नमेंट इतनी जल्दी जल्दी अगर बदलेगी, तो जाहिर सी बात है कि वहां के जो भी पॉलिसीज हैं वो अच्छी तरीके से लागू नहीं हो पाएंगी। कोई कुछ जी बताएगा, कोई कुछ बताएगा। दूसरा चीज ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे, मतलब औद्योगिकीकरण नहीं है। सारे मिनरल्स हैं, सारे खनिज हैं, आपके पास फॉरेस्ट है, आपके पास वुड्स है, आयरन है, कॉपर है। मतलब 20-25% ऑफ होल इंडिया, मतलब बाकी पूरी हमारी भारत में, और 25% टोटल झारखंड में मौजूद है। उसके जी बावजूद हमारे पास उतनी अच्छी फैक्ट्रीज नहीं है वहां पे कि लोगों को पढ़ा लिखा के वहीं पर मैनेजर बनाया जाए, वहीं पर इंजीनियर बनाया जाए और वो अपने स्टेट को आगे ले जाएं। इसकी बजाय दूसरे लोग आकर के वहां पर राज कर रहे हैं, दूसरे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी में पुअर चीजें, बहुत ही ज्यादा वहाँ का लो इंटरेस्ट, जो भी औद्योगिकरण है वो बहुत ही कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कम है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना अच्छा नहीं है कि अच्छी फैक्ट्रीज हो, अच्छी ऑफिसेज हो। अब आप जैसे नया जगह बनी गुड़गांव, आप गुड़गांव चले जाइए, आपको लगेगा कि आप विदेश में ठहर गए, क्योंकि जो भी नया चीज बन रही है वो इतनी अच्छे तरीके से बन रही है। जब आपने नया राज्य बनाया तो उसको भी आपको उसी प्लान्ड वे में चलना चाहिए था, ताकि आपके सारे जितनी भी जनसंख्या वहां रह रही है वो अच्छी तरीके से रह सके। फिर एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस है, मतलब कृषि है वहां पर, मेन सोर्स है वहां पे कृषि का। जी इनफैक्ट जी हमारे भारत देश का ही मेन सोर्स कृषि ही है। कृषि हमारा एक, मतलब लगभग लगभग 75% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ आर इंडिया, मतलब हमारे देश की 75 से 60% से 75% कृषि से ही अपना रोजगार चलाती है। और वहां में फार्मिंग टेक्निक, आज हम जहाँ पर ICMR, ICAR, कृषि वैज्ञानिक इतने इतने बड़े बड़े रिसर्चेस कर रहे हैं, वहां पर झारखंड में फार्मिंग टेक्निक उतनी एडवांस नहीं है। वो अभी पुराने ही जमाने के हिसाब से चल रहे हैं, उनकी जमीनें उतनी बंजर हैं, वो चल ही नहीं रहे हैं बाकी देशों के हिसाब से। वहां पे कायदे से एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जा करके उनकी जमीनों की रिसर्च करके उसके अकॉर्डिंग उसको उपजाऊ बनाए, तो और भी ज्यादा जो इश्यूज वहां पर हो रही है जनसंख्या को, वो सही हो जाए। सोशल सोशल इश्यूज हैं, एक तो रिमोट एरिया है, जंगलात वहां पे बहुत ज्यादा है। ये बहुत अच्छी बात है कि वहां पे सबसे ज्यादा जंगल है, लेकिन उसके बाद भी हमारे उनके पास, बेचारों के पास कोई भी बेसिक चीजें नहीं है। कायदे की कोई भी बेसिक चीजें नहीं। बेसिक चीजें हमारा होता है कि हम अच्छे से रह लें, अच्छे से खा लें, अच्छे से पहन लें, अच्छे से शिक्षा हो जाए, बीमार पड़े तो एक अच्छा डॉक्टर मिल जाए, स्कूल कॉलेजेस हमारे अच्छे हों। वो बेसिक चीजें वहां पर मौजूद नहीं है, 24 साल के बाद भी मौजूद नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी होने के कारण माइग्रेशन बहुत हो रहा है। माइग्रेशन, आपको जितने भी मजदूर मिलेंगे आपको मोस्टली वहां के मिल जाएंगे। और किस तरीके से वो बाहर रह रहे हैं, किस तरीके से वो अपने स्टेट में रह रहे हैं, उनके हालात बहुत खराब है। फिर एक पार्ट और भी आ जाता है नक्सलिज्म का, उसकी वजह से भी वो काफी बैक चला गया है, काफी पीछे हो गया है। बट इन सारी चीजों को दूर करने के लिए जाहिर सी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि पहले तो बेटर गवर्नेंस होनी चाहिए, कि ये जो गवर्नमेंट है उसको भी एक तरीके से सोचना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो वहां की पॉपुलेशन के लिए बेटर है। ठीक है, वहां पे आदिवासी ज्यादा है, अच्छी बात है, आदिवासी ज्यादा है, तो आप उन आदिवासियों के ट्रेडिशन के हिसाब से, उनके रीति रिवाजों के हिसाब से, उनकी परंपराओं के हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाएं, कि उनकी परंपराएं भी ना खराब हो और आपका काम भी हो जाए।
लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट कोई करना नहीं चाह रहा है वहां पर। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सिंपल जो नीड्स होती हैं, डॉक्टर्स नहीं है वहां पे। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो उनको बैक ले जा रही है और उनको पीछे ले जा रही है। इवन उनको ये भी नहीं पता है कि हमको अपनी अच्छी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, ये भी उनको नहीं मालूम। वो बहुत ही बेसिक, और उनको बताया भी नहीं जा रहा है। इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि फिर उनको सस्ते मद्दे टिकाऊ मजदूर कहाँ से मिलेंगे अगर उन्होंने सारी चीजें उनकी अच्छी कर दी तो ये जो पॉलिटिकल बेस्ड इश्यूज हैं, वहाँ के लोगों को समझना चाहिए कि हमारे देश में एक बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा एरिया है जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, और हम सबको उसका फायदा उठाना चाहिए, ना कि वहां पे दबा करके सिर्फ अपने लिए फायदा उठाना चाहिए। दूसरे को भी, उनको भी ऊपर उठाएं और अपने देश को भी ऊपर उठाएं। उन संसाधनों का सही प्रकार से प्रयोग करें। स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को चाहिए कि मिलकर के ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएं कि उनकी परंपराएं, उनके जंगल वो उजड़े भी नहीं, और उन सारे प्राकृतिक संसाधनों से हमारे देश को लाभ भी पहुंचाए। जी, तो अभी जो दो लोगों ने चर्चा की और उसमें जो बातें मनु जी सामने आई, उसमें जो भी बातें कही गई है, बातें तो नहीं, कुछ नहीं है। अगर आगे बढ़ना है, घर का निर्माण करना है, तो उसका बेस बहुत मजबूत होना चाहिए, सही तरीके से सीमेंट, ईटा, गिट्टी, बालू, जो एक हम आम भाषा में कहे उसको जोड़िए, मजबूत घर बनेगा। लेकिन जो बातें सामने हैं, और सवाल अगर 24 साल में भी ज्यों के त्यों है, यह सिर्फ झारखंड का सवाल नहीं है, ये पूरे देश में कमोबेश यही सवाल है। तो मनु जी, आप समाजशास्त्र को समझते हैं, बातें हैं, तो आप देखिए कि जिस दिशा में बातें जा रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं यह बात तो जाहिर है कि जो सियासत है वो समस्याओं का समाधान नहीं चाहती है। ऐसा नहीं है कि वह नहीं समझती है। अगर नहीं समझती होती तो फिर ये बातें कहाँ से होती कि भैया जेएमएम ने राज्य का विकास नहीं किया, जेएमएम ने राज्य को रोजगार नहीं दिया, जेएमएम ने कहा था कि हम पलायन रोकेंगे, नहीं किया, साल में इतनी नौकरी देंगे, नहीं दिया। फिर वही जेएमएम आज सत्ता में है। उससे उलट जब वो पहले थी, तो जब बीजेपी की सरकार थी, तो कहती थी कि भाई आपने रोजगार नहीं दिया, कुछ नहीं किया, उद्योग को बढ़ावा नहीं दिया। तो ऐसा नहीं है कि अनजान है। लेकिन जो मेरा सवाल असल है यह कि जिस तरीके से असल मुद्दों को दरकिनार करके रखा जा रहा है, खास इस मौके पर जब यह बहुत निर्णय का मौका है, जनता को तय करना है कि अब फिर किसके हाथ में सत्ता देनी है, तो थोड़ा आप इसको स्पष्ट करिए कि मुझे अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए आपने अवसर दिया। देखिए, झारखंड को मैं जिस स्वरूप में देखता हूं, और आपने जो सवाल उठाए हैं उस पे, उसके पूर्व में थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगा कि देखिए, झारखंड एक ऐसा राज्य है जो बड़ा डाइवर्स फिगर प्रस्तुत करता है। कैसे डाइवर्स फिगर प्रस्तुत करता है? बाकी लोगों ने चर्चा करी है कि मिनरल मिनरल रिच है। उसमें अगर हम देखें तो आयरन और माइका भारत में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला राज्य है। यूरेनियम केवल और केवल अभी तक झारखंड ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। कोल में थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है। तो हम कॉपर में थर्ड लार्जेस्ट है। ऐसा अगर हम देख रहे हैं तो आर्थिक दृष्टि से काफी समृद्ध है। अगर हम क्राइम की दृष्टि से देखें तो एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 2022 का अगर मैं कोट करूं तो सबसे ज्यादा मर्डर अगर कहीं हुआ था तो झारखंड में हुआ था। बहुत छोटा सा राज्य है ये। और तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, मैं डाइवर्स क्यों है उस पर मैं आऊंगा, इसलिए मैं ये सब फिगर प्रस्तुत कर रहा था। लिटरेसी रेट है इसका 66.41%, 2011 का फिगर है, ठीक है ना। और उस समय राष्ट्रीय औसत था 72%। तो कुछ खास अंतर नहीं था, 6% का ही अंतर था। डाइवर्स फिगर क्यों है? क्योंकि हम आर्मेंड और पावल का जब हम सिद्धांत पढ़ते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का, उसका कुछ भाग हमारे अमर भाई ने भी कोट किया था कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट को हम देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के समकक्ष, ठीक है ना। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ मापदंड है, खनिज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ मापदंड है, इंडस्ट्री। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ और भी मापदंड है,
पर कैपिटा इनकम, वो भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इनकम डिस्पैरिटी होने के कारण हम ठीक ठाक कह रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं क्यों कह रहा हूं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो मापदंड है उसके अनुसार पूरे भारत का 25% स्टील झारखंड उत्पादन करता है। टसर सिल्क जो आता है उसमें तो 76.4% पूरे भारत भर का उत्पादन कर रहा है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो खतरनाक है। उस हिसाब से अगर हम देखें, कुछ फिगर को देख रहे हैं, पूरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव को लेना अभी मुश्किल होगा, ठीक। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? ये एक डाइवर्स फिगर प्रस्तुत कर रहा है, ये विरोधाभास क्यों हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दो चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम, मैं झारखंड और बिहार में दोनों, क्योंकि कल्चरली दोनों एक ही मानते हैं, मैं जब भी चर्चा करता हूं अपने झारखंड या बिहार के मित्रों के साथ, तो एक चीज मैंने पाया है, और कुछ विद्यार्थी हमारे यहाँ आए भी हुए हैं, उनमें एक चीज पाया है मैंने कॉमन, कि वहां सरवाइव करने के लिए आपको क्राइम करना पड़ेगा, ऐसा वो कहते हैं। और एक नहीं, बहुत सारे। और मैं कैसा क्राइम कह रहा हूं, छोटे से छोटा क्राइम, कि लड़ाई झगड़ा में भी आपको शामिल होना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा के आगे की जो चीजें होती हैं जिसमें हत्या तक है। और दूसरा, कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो बहुत मेहनती होते हैं बिहार और झारखंड के लोग, कोई दो मत नहीं है, पर साथ में उनको एक सिद्धांत घर वाले बना के भेजे हुए हैं, ये कहिए कि संस्कृति का भाग हो गया है, कि हमें एन केन प्रकार नौकरी चाहिए, तो मेहनत तो हम कर रहे हैं, अगर नहीं होगा तो हम मेहनत के ऊपर भी कर लेंगे। आप समझ रहे हैं किस बात की मैं चर्चा कर रहा हूं। अब मूल विषय यहाँ पे आता है कि आमेंड और पावल के सिद्धांत के अनुसार अगर आर्थिक समृद्धि है तो राजनीतिक विकास भी होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम समाजशास्त्री दृष्टिकोण देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मूल्यों का जो क्षरण हो गया है वो एक प्रमुख कारण है। हर व्यक्ति पॉलिटिकली एक्टिव हो चुका है, कोई दो मत नहीं, मेरा ऐसा मानना है। पॉलिटिकली एक्टिव है वो, कैसे पॉलिटिकली एक्टिव है, कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में वो कुछ भी कर सकता है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में शक्ति को प्राप्त करने के लिए वो एन केन प्रकारेण, जिसे हम कहते हैं मेकियावेली की पॉलिटिक्स भी अपनाने को तैयार है। लगभग नियमहीनता का चरण आ गया है, जिसे जिसे हमारे सोशियोलॉजी के जो फोर फादर्स थे, या ये कह लीजिए कि उनके उनके जो पितामह थे, ऑगस्ट कॉम, उन्होंने एनॉमिक सिचुएशन की बात करी थी। झारखंड, कमोवेश बिहार भी, कमोवेश कुछ और भी राज्य हैं, इसलिए मैं केवल दो को इंगित नहीं कर रहा हूं, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं नियमहीनता की स्थिति आ गई है। और इस नियमहीनता के कारण मुझे लगता है कि जो जैसा व्यक्ति आ रहा है राजनीति में, वो अपने अपने लोगों को, हो रहा है ऐसा, अपने अपने लोगों को खुश कर रहा है, और बाकी वो ये देखता है, तराजू में तौलने का प्रयास करता है कि कौन किसका उसका उसे ज्यादा लाभ दे पाएगा, और उस व्यक्ति को लाभ दे देता है, इररिस्पेक्टिव नियम को केंद्र में रखकर। इस कारण से वहां पे लोगों को बेवकूफ बनाना, बेवकूफ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हर व्यक्ति आएगा और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ आश्वासन और प्रलोभन देता रहेगा। व्यक्तिगत प्रलोभन भी देगा, मंच के माध्यम से भी प्रलोभन देगा। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना स्कीम है, वो मंच के माध्यम से प्रलोभन है। और अब तो लगभग हर राज्य इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन लागू कर गई है। चाहे आप टीएमसी ले लीजिए कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में, या अन्य राज्यों की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अभी जो हाल में चुनाव हुए हैं झारखंड में। तो ये इस प्रकार का जो लीगलाइज प्रलोभन देने की जो बात हो गई है, और झारखंड में लीगलाइज के अलावा इलीगल प्रलोभन भी है। इस कारण से हर व्यक्ति केवल और केवल अपने लाभ के लिए कार्य कर रहा है, चाहे राजनेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो। और इसी कारण से क्या बोलते हैं कि प्रशासकीय व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है, और इसी कारण से वहां का विकास संभव नहीं हो पा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। तो जो देखिए, मूल्यों में जो हरास की बात है ना, तो मूल्यों में हरास चतुर्थिक हरास है, और उसके लिए तो फिर अलग व्यापक स्तर पर काम करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। लेकिन चूंकि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था में है, तो एक जो यह तमाम जो जिम्मेदारी है, ये तमाम स्तर पर जाके शासन की ही बनती है।
ठीक है ना, कि आप सही तरीके से करिए, लोगों को एजुकेट करना भी है, क्योंकि जो शिक्षा का जो असल सवाल होता है, शिक्षा का मकसद ये थोड़ी ही होता है आप तो शिक्षक हैं कि आप किताबी ज्ञान दे दीजिए, पढ़ा दीजिए। शिक्षक का क्यों कहते हैं कि भाई अब भविष्य निर्माता है, राष्ट्र निर्माता है, क्योंकि एक मतलब एक संपूर्ण जो नागरिक है वह बनाते हैं ना तैयार। तो नागरिक होने के लिए यही तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप हाड़ मांस का पुतला है, खड़े हैं, स्वस्थ हैं, एकदम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, यह होना तो नागरिक की परिभाषा तो यह नहीं होती है ना। नागरिक क्या है कि सभी चीजों को समझे परखे। तो वह जो बातें हुई राजनीति की, इच्छा शक्ति की, तो देखिए जो बांटने का और लालच प्रलोभन का सवाल है, तो झारखंड में भी आप देखेंगे ना, तो यहाँ भी तस्वीर जो है, अभी हाल ही स्थिति जब बहुत लचर दिखी सरकार के लिए, तो उन्होंने बहनों के लिए योजना लाई, जो लाडली बहनी योजना की तरह ही थी, जी कि जी अब जी 1,000 रुपया खाता में जाने लगा लोगों को, कि सरकार सरकार की तरफ से। फिर जी भाजपा जी आई तो उन्होंने कहा कि भैया 1,000 क्या होता है, हम 2,100 रुपए देंगे, आप लोग फॉर्म भरिए, हमारी सरकार बनेगी, 2,100 रुपया देना शुरू कर देंगे। तो ठीक है, उनका वादा था। ये सरकार में बैठी है तो अंतिम कैबिनेट जो बैठी, उसमें कहा कि 2,100 तो भाजपा की सरकार बनेगी तब देगी ना, अभी आप 2,500 लेना शुरू करिए, मैं दे रहा हूँ। बजाता सरकारी प्रस्ताव पारित करके खाता में जाना शुरू हो गया। सवाल यह नहीं है, देखिए राष्ट्रीय स्तर पर तो प्रधानमंत्री भी अभी योजना जो चल रही है 5 किलो अनाज की, उसको भी एक्सटेंशन मिल गया है। तो अगर हमारा लोकतंत्र 75 साल के बाद भी 5 किलो अनाज और 2,100, 1,000, 100 रुपया की स्थिति पर चलते रहेगी, उसके लिए हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज पार्टी विशेष मेरा मुद्दा भी नहीं है चर्चा, चूंकि उसके लिए हैं लोग, उसके लिए अलग मंच है। तो अलका जी, आप हैं मौजूद, आवाज जा रही है? जी आवाज आ रही है सर आपकी। तो जा रही है, तो वही मैं कह रहा हूं कि अब तक जो चर्चा हुई, जो बातें आई, उसमें बातें फिर वही पहुंच रही है, वही राजनीति पर, वही कुछ सही दिशा में नहीं जा रहा है। और एक बार फिर चुनाव है, चूंकि प्रक्रिया है, उसको होना है, तो चुनाव हो ही जाएगा और वोट लोग गिराएंगे ही। यहाँ तो व्यवस्था यह है कि अगर एक आदमी भी वोट जाके गिरा देंगे तो चुनाव संपन्न हो जाएगा। हमारी तो यही व्यवस्था है ना, जिसको एक वोट आ जाएगा वही जीत जाएंगे। अब यहाँ तो यहाँ भी सिस्टम, तो लॉटरी सिस्टम भी विभिन्न जगहों पर चल चुका है कि अगर टाई भी हो जाता है, लॉटरी से भी जीतने का प्रावधान है। तो हमारा लोकतंत्र यहाँ अगर पहुंच चुका है, तो फिर तो बातें तो बहुत कुछ अच्छी नहीं दिख रही है, संकेत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो अब आप चूंकि हिंदी से हैं, तो आपने हिंदी तो बड़ी सुंदर कहा जाता है कि भाई आप भावनाओं को, लोगों को बहुत तरीके से, मार्मिक तरीके से भी हिंदी समझती है, तमाम बातें हैं। तो जो आप जो अभी जो तस्वीर है और जो चर्चा से भी जो उभरी तस्वीर है, उसको किस रूप में देखते हैं, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। जहां तक मैं मूल्यांकन कर पा रही हूँ, जी तो सामाजिक पहलुओं पे हमारे समाज शास्त्रीय जो अध्येता रहे और जो जी आज पठन पाठन के कार्य में संलग्न हैं, उन लोगों ने बखूबी प्रकाश डाला। अब आपने जी साहित्यिक पक्ष की बात की है, तो मुझे ध्यान आता है रमेश चंद्र मीना की वो पंक्ति कि महुआ के पेड़ों के बदले हमारी दारू की बोतल, आदमी बनाने की ओट में सब कुछ छीन लिया, अस्मत भी और अस्मिता भी। तो जी जी सिद्धू की भूमि रही, कान्हू की भूमि रही, भील की भूमि रही और माझी की भूमि रही, और जिसने अपनी अस्मत और अस्मिता को बचाने के लिए आज से हजारों वर्ष पूर्व जंगल को स्वीकार किया, अपनी जमीन तक छोड़ दी। वो जब ये दर्द बयां करता है तो कितना पैनापन और तीखापन लिए हुए है, और उस पर भी, उससे भी ऊपर तो दयनीय और दुखी करने वाली बात यह है, उनके द्वारा, उनके लोगों के द्वारा उनके ऊपर किया जाने वाला कुठाराघात। किसी भी समाज की परिकल्पना जब हम करते हैं तो उसके अंदर ही सर धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलू भी छुपा होता है। जी जी यहाँ कौन सा पहलू है जिसकी विशद विवेचना आपने कर दी? एक साल 2000 में कहिए कि इन्होंने स्वर दिया कि हम आजाद हुए। ये जी भारत और पाकिस्तान की आजादी नहीं थी, ये मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की आजादी थी, और ये बिहार से झारखंड की आजादी थी। लेकिन ये आजादी नहीं थी, भाई भाई के हिस्से की बात थी। चलो दिया हम, चलो होना भी चाहिए था, लेकिन उसको कितना सहेज पाए,
यह थोड़ा सोचनीय प्रश्न है। अजीत संभाल ले गए और यहाँ हमारे दिशोम गुरु ढह गए, रघुवर दास ढह गए। जो परंपरा इन्होंने चलानी चाहिए थी, तो ये सिर्फ मैं दृष्टि की बात ही नहीं करती, ये दृष्टिकोण की भी बात है कि आपने उसे कितना साइंटिफिक लिया, आपने उसे कितना समझा। भारत की जो दुर्दशा आजादी के समय हुई थी, सर याद होगा, भारत पाकिस्तान के बंटवारे की कहानियों को हम सुना करते हैं। सब कुछ छत बिछत हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। कुछ हाल ऐसा ही झारखंड का भी होता है। अजीत जहां इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ावा दे गए, कृषि को बढ़ावा दे गए, वहां हमारे ये अध्येता जो हैं बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास जी, हेमंत सोरेन जी, इनके पिता दिसोम गुरु जी, ये कुछ और ही सोचते रह गए। ये उन काली काली पट्टियों के अंदर छुपे हुए जो रोशनी थी उसके प्रकाश में चकाचौंध हो गए और उन्हें कुछ भी नहीं सूझा। बड़े मूल्यहीनता की ये शिखर है कि एक बच्ची को जिसके गर्भ में जिस बच्ची को आपने पाला, क्रांतिवीर थे, दिशोम गुरु क्रांतिवीर थे, लेकिन बाद में उन्हें सजा हो। बड़ा दुखद सा नहीं है? जो चिंगारी जले थे मसाल के रूप में, वो बुझ गई और बुझा दी गई अपने ही लोगों के। यह बड़ा दुखद नहीं है? उस हीरे की चौध ने इन लोगों को कहीं घेर दिया। ये पलायनवादी दृष्टिकोण है। पलायनवादी दृष्टिकोण अगर आप अपने परिवार से अपनाते हैं तो आप बुद्ध भी हो सकते थे। आपने अपने स्टेट से अपनाया और आप बुद्ध नहीं रहे। डाकू उंगली मार की तरह आप पहले सिरे पे चले गए। जिस खनिज की बात अमर जी ने की, मनु जी ने की, हमारे साथी ने की, उसकी बात सर वही तो बात है कि कोई 16% से 20% के बीच लेकर विजेता बन जाता है, तुम्हारे संघर्ष में बहुत आगे का सफर तय कर लेता है, गेहूं की कटोरी कहलाने लगता है, धान की कटोरी कहलाने लगता, और तुम इतनी बड़ी संपदा लेके चूक गए। यहाँ मैं सामाजिक पहलू को दूर करती हूँ, धार्मिक पहलू को दूर करती हूँ। ये राजनीति से कहीं न कहीं प्रेरित था। इसके कर्णधारक सिर्फ एक नहीं थे सर, इसके कर्णधारक जो उस समय की रघुवत की और मरांडी जी की सरकार और हेमंत जी के पिताजी की सरकार आई, शिबू सोरेन की सरकार आई, सिर्फ वही नहीं थे, इसमें पॉलिसी मेकर्स का भी योगदान। कोयले की कीमत 1 रुपए, अनाज मेरे खेत का 1 मेगा मूल्य है, 1 लागत है मेरी, और तुम उसी पे कहो कि दूसरे को दे दो। कब तक मैं अपने पेट को सहलाती रहूं? ये दर्द का विषय है। उसके प्रति झारखंड को तुम गरीबी रेखा के नीचे कहते हो। सबसे बड़ी संपदा थी 1757 में से 1857 के बीच में अंग्रेजों को ये बात समझ आ गई कि हमें यहाँ के धन को किस तरीके से इसका निकास करना है और ईंधन के रूप में कैसे प्रयोग करना है। और तुम इतने वर्षों से युद्ध लड़ के उनकी नीति से वाकिफ हो गए थे और अपनी स्टेट के सोना को, हीरे को और जवाहरात को, बचे हुए खनिज संपदा को संभाल नहीं पाए। ये दुर्भाग्य तो पॉलिटिकली है सर। इनकरेक्ट होगा सिर्फ और सिर्फ उन राजनीतिज्ञों को दोष देना, तुमने किसे सत्ता में बैठाया, क्यों करके बैठाया, और वो भी 2000 में जाकर। और उसके बाद की यात्रा, वहां की पब्लिक कितनी सीधी है सर, वहां की पब्लिक कितनी सच्ची है, जो सीने पे बाढ़ झेलती, जो पत्थरों को खोद कर रास्ते का निर्माण कर देती है, वो पब्लिक है। और तुम उससे कार्य नहीं ले रहे हो, उसे गिरमिटिया की तरह बाहर जाना पड़ रहा है। अंतर सिर्फ इतना ही है सर, पहले गिरमिटिया होते थे तो वो वियतनाम जाते थे, और यहाँ के गिरमिटिया झारखंड के ही गिरमिटिया बने। आप दवा की गोली तो देते हो सुविधा के नाम पे, लेकिन उसके साथ कीट पतंगों से भरे हुए पानी का बोतल भी थमा देते हो। कितना वह ठीक होगा और कितना बेठीक होगा, इससे परे में क्या। इतना ही नहीं सर, राजनीतिक परिदृश्य की चर्चा यह बगावत नहीं, यह एक संदेश है हर एक राष्ट्र के, हर एक राज्य के, हर एक प्रांत के लोगों के, कि हमने क्या वसूलन, हमें क्या करना चाहिए था। क्यों करके मधु कोरा जी जेल गए, क्यों करके हेमंत सोरेन जी पे इस तरह के आरोप लगे, क्यों नहीं हमारे वाजपेयी जी पे लगे।
क्यों नहीं लाल बहादुर शास्त्री पे लगे सर, क्यों नहीं मनमोहन सिंह पे लगे? दृष्टिकोण होना चाहिए। सोना को गिरवी रखा था मनमोहन जी ने, लेकिन उससे देश को कहां से कहां पहुंचाया। सर दो चार पंक्तियां कवि कहती हैं, एक कवयित्री हैं इनकी, केरकेट्टा कहती हैं, सुखना के भूख की दास्ता आज भी जीवित है उस समाज। तो सुखना के भूख की दास्ता को अगर आप कहते हैं कि मैं, अगर हेमंत सोरेन जी की पत्नी कहती हैं कि आपका भाई है, ये आपका चाचा है, तो भाई और चाचा को, बहनों को सबसे पहले संरक्षित करने की जरूरत है। मैया योजना के तहत 1000 रुपए देने की जरूरत नहीं है। बहनें जब तभी संरक्षित होती, माएं तभी संरक्षित होती, जब पुरुष वर्ग का जो स्वामी है उसके घर का, वो संरक्षित होती। युवाओं के लिए रोजगार कहाँ है? पिता के लिए दवाएं कहाँ हैं? भूख और प्यास की दास्ता के बीच में 10 राज्य रजवाड़े खड़ा कर लो, 547 में से अपने यहाँ से 15-20 को जिताकर भेज दो, और उन्हीं के मूल्यों का कहते हैं। रामविलास शर्मा जी की मार्क्सवादी चिंतन जो है साहित्य में, उसमें अगर मार्क्स की चर्चा की जाती तो समानता की बात की जाती, लेकिन वो समानता अलग जगहों पे अलग रूप से इस्तेमाल होती है। हमारे समाजशास्त्रीय चिंतक बहुत अच्छे से जानते हैं। लेनिन का समय अलग था सर। यहाँ की समानता ये होनी चाहिए, जो समृद्ध पे समृद्ध होते जा रहे हैं, आखिर वो समृद्ध कैसे हो रहे हैं, इसकी, इस आर्थिक पहलू की उन्नति, और गरीब गरीबी रेखा से नीचे और कैसे जा रहे हैं, उनकी अवनति के बीच के कारणों को खोजने की जरूरत। और हमारी सीधी सादी जनता यह समझ ही नहीं पाई। 13 बार के नेतृत्व के बाद फिर से हम उसका चुनाव करते, वही लोग घूम कर आते, और हम वहीं के वहीं रह जाते। एक पंक्ति कहना चाहूंगी सर इस पे, भूमि का हूं और भूमि से कटा रहूं, कह दो कितना जीऊं और कितने हिस्सों में बटा रहूं। ये वहां की जनता कहती, और जनता जनार्दन सर। वो जगह भी, अगर मध्य प्रदेश से अगर अजीत जी को डिमांड करना पड़ा कि तुम हमारी इलेक्ट्रिसिटी के बदले में तुम हमें पैसे दो, क्योंकि आर्थिक पहलू अगर किसी भी राज्य का समृद्ध नहीं है तो वो राज्य नहीं है। बिहार से जब झारखंड गया तो समझिए कि बिहार से दिल चला गया, आत्मा चली गई सर। एक तरफ हमारे भोले बाबा चले गए और दूसरी तरफ जमशेदपुर और बोकारो चला गया, फिर भी तुम समृद्ध नहीं हो पाए। यह दुर्भाग्य है इस देश का, इस राज्य का, और यहाँ की जनता का, जो आज भी भावना के स्तर पे कार्य करती है और चुनाव के समय अंधी हो जाती है। प्रत्याशियों को का चयन करो, और प्रत्याशियों को टिकट देने वाले को भी इसका चयन करना चाहिए। रमणिका साहित्य के क्षेत्र में झारखंड की मिट्टी से आने वाली रमणिका इस चीज की मिसाल है। उन्होंने बात बात पे इस मुद्दे को उठाया, और संजीव जैसे रचनाकार ने इस दर्द को समझा। निर्मल पुतुल जैसे लोग निर्मला पुतुल, हाँ जी, इन लोगों को अब धार, माटी कटकाटी जैसे उपन्यास में आप देखिए, धार जैसे उपन्यास में देखिए, इस सत्य को किस तरीके से बखूबी बयां किया। हेमंत भाई साहब को सबका सिरमौर बनने का समय जब था, वो उस कृत्य से शायद चूक गए जिसकी सजा उन्हें कहीं न कहीं भुगतनी पड़ी। हो सकता है, कहते हैं कि अंत के बाद आरंभ और आरंभ के बाद अंत होता है। नई दृष्टि, नए विजन, अजीत जोगी जी की तरफ नए विजन के साथ उतरे और कुछ अपने प्रांत के लिए करने का सोचे, वही झारखंड की किस्मत होगी। जो भी आने वाला है वो भविष्य में इस चीज पे चिंतन मनन करे कि हमारे यहाँ तो मतलब इतनी सारी प्राकृतिक उपादान मिले, दोनों को समृद्धशाली रूप में मिला, एक समय में मिला। कहीं सीमेंट की सतना की फैक्ट्री बैठ जाती है और आपके यहाँ नक्सलवाद का जन्म हो जाता है। दोनों की पृष्ठभूमि तो वही थी सर। इसे समझने की जरूरत है, इसे गुणने की जरूरत है, और इसे बुनने की जरूरत। तो इसलिए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसे सुधारने की जरूरत है। और आर्थिक तो क्या कहने हैं सर, इतनी संपदाएं भारत के किसी अन्य राज्य को नसीब नहीं हुआ। अभी भी वहां कोयले को खोदकर बालू भरने की जरूरत नहीं,
उसको मार्केट में उतर कर उससे क्या हम उपले से, हमारा बिहार कोयला तो दे दिया लेकिन अपने उपले से अपनी स्थिति को संभाल कर रखा सर। तो यहाँ उस कोयले से समृद्धि के द्वार को फिर से खोलना वहां के सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। वही कहा मैडम कि देखिए, जो है ना कि सवालों से जो भागना है ना वो समाधान नहीं होता है। सवालों से जूझिए, उसका जवाब ढूंढिए। तो आप देखेंगी कि जब झारखंड का गठन हुआ था, बिहार का बंटवारा हुआ था, तो उस समय माना गया था कि अब बिहार के पास कुछ बचा नहीं। बिहार के पास कहा गया था कि बाढ़ है, बालू है, लालू है। ठीक है ना, उस समय जो प्रसिद्ध बातें हुई थी। और कहा गया कि अब झारखंड के पास तो सब कुछ चला गया, यूरेनियम है, लोहा है, कोयला है, बक्साइट है, सोना है, क्या क्या नहीं है। लेकिन देखिए, हम चूंकि पत्रकारिता में लंबे अरसे हो गए, मेरे भी, तो मैंने भी देखा है और हर एक जगह घूमा समझा है जिस चीज को, तो मैंने इसी झारखंड में देखा है। ये तकरीबन 20 साल पुरानी बात है कि दुमका इलाके में वही झामू के नेता थे, क्योंकि नाम लेने में हमको किसी का कोई दिक्कत नहीं होता है। उसी झामू के नेता थे जो कहता है कि जल जंगल की लड़ाई लड़ी, अलग राज्य की लड़ाई लड़ी। उनका वहां स्वागत हो रहा था आदिवासी रीति रिवाज से, जो मानदर वगैरह लेके, और लोग कुछ गा रहे थे। तो समझ में नहीं आए, तो मैंने किसी दूसरे साथी थे उनसे पूछा कि भाई वो क्या कह रहे हैं, लोग क्या गा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लड़के लेंगे झारखंड। झारखंड बने 3 साल हो गए थे। वो जो स्वागत करने वाले जो आदिवासी समाज के भोले भाले लोग थे, वो अपने नेताजी के सामने आकर रहे थे कि चूंकि लगा रहे होंगे पहले नारा, तो उनको पता नहीं था कि अब इस नारा की प्रासंगिकता नहीं है, झारखंड बन चुका, तो अब लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लड़के लेकिन झारखंड का नारा जो है इसको अब भूलिए, अब आगे आइए, अपना झारखंड हो गया। और नेताजी भी उनको नहीं समझा रहे थे। तो बस मंशा वही है। नेताजी भी सवाल से भाग रहे हैं, जिन सवालों से थे कि अलग झारखंड होगा, विकास होगा, तमाम बातें होंगी, वही बातें हैं। और मेरा विषय भी यही है कि मैं कह रहा हूं, जो आप नाम लेंगे तो तमाम है, आप शुरू करिएगा। बाबूलाल मरांडी हो गए, अर्जुन मुंडा हो गए, शिबू सोरेन हो गए, रघुवर हो हेमंत गए, सोरेन हो शिबू गए, सोरेन, मधु मधु कोरा हो गए। मधुपुर। फिर घूम फिर के आते रहे 3 3 बार, तो यही फिर हेमंत सोरेन हुए, उसके बाद रघुवर दास हुए, चंपई सोरेन हुए, फिर हेमंत सोरेन है। और अभी के चुनाव में बात, चर्चा इस बात की नहीं हो रही कि झारखंड का विकास क्यों नहीं हुआ, झारखंड क्यों पिछड़ा है। उसके लिए बहुत आसान हथियार है कि एक दूसरे को दोषी ठहरा देंगे। अब जनता को तय करना है कौन दोषी है, क्या है, नहीं है। वो लोग खुद दोषी नहीं बताते, वो यह कह रहे हैं कि अगर अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट मिल गया, अगर मधु कोरा की पत्नी को टिकट मिल गया, रघुवर दास मुख्यमंत्री भी रहे, अभी राज्यपाल भी हैं, बावजूद इनके उनकी बहू को टिकट मिल गया, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको टिकट मिल गया, उनके बेटे को टिकट मिल गया, बाबूलाल मरांडी तो ठीक है खुद अखाड़े में, उनके परिवार से कोई राजनीति में नहीं है, तो कहते हैं कि इसलिए मिल गया कि काबिल थे, बहुत योग्य हैं, वो कोई परिवारवाद नहीं है। लेकिन चंपई सोरेन, सॉरी, हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी को दे दिया, उनके सांसद होते हैं जोबा मांझी, उनके बेटे को दे दिया, और तमाम लोगों को दे दिया, तो वो परिवारवाद है। मतलब अपना अपना परिवारवाद, अपनी अपनी व्याख्या। हमारा विषय यह भी नहीं है, वही करेंगे जो नेता कर रहे हैं, तो है कि जनता सजा देगी। हमारा सवाल यही है कि जनता को आप कब तक इस स्थिति में ले जाने को मजबूर करिएगा कि भाई आप कुछ अलग रास्ता चुनो, अलग बातें करो। जो नक्सलवाद की बातें होती है, तमाम बातें होती है, वो क्यों होती है? वो नक्सलवादी कौन है? वो तो विदेश से नहीं आए हुए हैं, हमारे आपके बीच के ही हैं, हमारे ही भाई बंधु हैं। अगर वो भटके और हैं तो परिस्थिति जन हालातों से उपजे हैं। वो भटके अगर हैं तो क्यों भटके हैं? तो शासन किस तरीके से संभालती है? उनकी बातों को नहीं सुनती है, कहते हैं वो भटके हुए मुसाफिर है, हथियार के बल पर उनको शांत करेंगे। तो दोनों शांत करिए। अगर वो नहीं भी जाते हैं, मारे भी जा रहे हैं, या उसके दमन में आप मारे जा रहे हैं, तो मर कौन रहा है? वो तो हम ही मर रहे हैं ना, आप मर रहे हैं, हम जनता ही है ना दोनों। वो पुलिस हो या वो नक्सली हो। तो यह जो स्थिति हो गई है, बहुत चिंतन की स्थिति है। समझे ना, हमारा चिंता यहाँ है कि असल सवाल कौन है ना? बनिए, आप काबिल हैं, काबिलियत है,
बेटा को भी बनाइए, बहू को बनाइए, खुद बनिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर, जनता का भी ध्यान रखिए, केंद्र में जनता को भी रखिए। तो जनता केंद्र में नहीं है तो थोड़ा कोई साथी अगर इस सवाल की ओर भी बढ़िए और इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। सरकार नहीं जगना चाहती है, सरकार जनता को उलझाना चाहती है। तो उसके लिए क्या है कि जनता को खुद ही जगना होगा। पॉलिटिकल कॉन्शसनेस अगर जनता में है ना, तो उसके लिए एजुकेशन बहुत बड़ा हथियार है कि एजुकेटेड जब तक नहीं होगी तब तक पॉलिटिकल कॉन्शसनेस नहीं होगा। अभी पॉलिटिकल कॉन्शसनेस क्या है? सिर्फ पॉलिटिकल कॉन्शसनेस ये है कि हम जिला अध्यक्ष बन जाए, ग्राम पंचायत तक जज बन जाए, हमारे पास गाड़ी हो जाए, बैनर हो जाए, ये पॉलिटिकल कॉन्शसनेस नहीं है। इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए उस पार्टी में जुड़ने का एक तरीका है अपने शक्ति में। लेकिन पॉलिटिकल कॉन्शसनेस के लिए क्या होता है कि हमारा राष्ट्र कैसे विकास होगा, उसके लिए एजुकेशन जरूरी है। सरकार जो है, किसी भी, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, कोई भी सरकार सही एजुकेशन देना नहीं चाहती है कि अगर लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, अगर झारखंड के लोग एजुकेटेड होंगे, उनकी सारी सुविधाएं हम दे देंगे, वो एजुकेटेड हो जाएंगे, उस टीचर दे देंगे, उनका प्रयोगशाला हो जाएगा, उनका सारा सुविधा हो जाएगा, वो माइग्रेशन नहीं करेंगे, हमारे यहाँ सारी सुविधा है। तो क्या होंगे, बाहर के लोग जो हमारे झारखंड में आए हुए हैं, जो हमारा राज्य कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर सरकार वो नहीं जगना चाहती है तो जनता को ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहिए कि जो हमारे यहाँ विकास कर सके। इसमें 1,000 रुपया, 2,000 रुपया या किसी प्रलोभन पर हमें बिकना नहीं है, चाहे वो किसी दल की सरकार। हमें देखना है कि कौन हमें पॉलिटिकल कंसेशन दे सकता है, कौन सरकार है कि पॉलिटिकल कंसेशन, कौन हमारी सुरक्षा कर सकता है, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा कौन सरकार कर सकती है। इसलिए हमें अपने हित से उठकर राष्ट्र के हित की ओर बढ़ना है, उस हित से हमको उसको देखना है, तभी यह सुधार संभव है। हम व्यक्तिवादिता में नहीं फंसे कि मेरा पास 200 रुपया हो गया तो हम जाकर उसको वोट दे दें। नहीं, अगर नहीं है तो आप पार्टी को, अगर नोट तो नहीं है तो आप वोट देने नहीं जाए, तो आप कहेंगे कि ये लोकतंत्र का हनन है। आप एक क्वेश्चन उठाएंगे कि लोग, आप वोट नहीं देंगे, लोकतंत्र नहीं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है कि आपस में मिलकर वो ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करती है कि उसी के होते हैं। तो इसमें बदलाव की जरूरत, जनता की इसमें सहभागिता की जरूरत है और ऐसे कानून होनी चाहिए। यहीं पर जनता को दरकिनार कर दिया जाता है। जी मनु जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व में माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था, इस कारण से नहीं बोल पाया जी। मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं अमर भाई का। मैंने अपने पूर्व में भी कहा था, अपने पूर्व का जब आप मेरे विचार ले रहे थे, कि मूल्य व्यवस्था इस प्रकार से हो चुकी है कि हम अपने निजी प्रलोभन, छोटे छोटे स्वार्थ को केंद्र में रखकर हम वोट देने जाते हैं। शैक्षिक व्यवस्था मैंने पहले बता दिया कि 6% का ही डिक्लाइन है, उसके बावजूद भी झारखंड में भी वही स्थिति है जो कमोबेश पूरे भारतवर्ष में है। अमर करूंगा कि उन्होंने कहा कि शिक्षा भी इस प्रकार की दी जा रही है आजकल शासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, कि अल्थुसर का सिद्धांत है, ये मार्क्सवादी सिद्धांत है कि सिलेबस को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि वो उच्च वर्ग के या जो कैपिटलिस्ट वर्ग है उनकी इच्छाओं की पूर्ति करे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, और कमोवेश यही हो रहा है। एक अमूलचूल बदलाव की जरूरत है हमें, और न केवल झारखंड, पूरे भारत भर में हम सब शिक्षा से जुड़े हुए हैं। हम अपने अपने स्थान में देखेंगे कि शिक्षा के रूप में हम क्या दे रहे हैं उन्हें। शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए कि दिमाग में स्पंदन उत्पन्न कर सके, क्यों हो रहा है, प्रश्न खड़ा करने की क्षमता का निर्माण कर सके। क्या हम इस प्रकार की शिक्षा दे पा रहे हैं? हम भी कटघरे में खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं खड़े हुए हैं। अब अगर आप एक उंगली को किसी के ऊपर तानते हैं तो 3 उंगली तो हमारे ऊपर ही तन रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा चाणक्य ने कहा था कि शिक्षा के उदर में
पेट में प्रलय और निर्माण और विनाश दोनों ही रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ऐसा समय आ गया है कि शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे और वो मूल्य व्यवस्था का निर्माण करे जो, जैसा अमर जी ने कहा था, कि निजी स्वार्थ से ऊपर होके राष्ट्र के संदर्भ में सोचे। भले ही उसमें हमारा हित ना हो पाए, पर कम से कम मूल्य व्यवस्था तो स्थापित हो। हमें इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो देखिए राकेश जी, इसमें एक कंसेप्ट और जोड़ना है। आप भारत में एक और क्रांति आने जा रही होगी, वह चाहे 1 साल में हो, चाहे 10 साल में हो, चाहे 50 साल में हो, इसकी अवधि हम नहीं बता सकते, लेकिन एक जो शैक्षणिक क्रांति होगी वही क्रांति भारत में बदलाव को लाएगा। जी जी। तो अलका जी, आप कुछ कहना चाह रही थी। इससे पहले हम कहें कि आप बाबा नागार्जुन तो परिचित ही हैं, आप जनकवि थे, बिहार से थे। तो जब बिहार में सत्ता राजनीति की खींचतान कांग्रेस के जमाने में चलती थी ना, कभी रात में हम लोग तो पढ़ने बैठते थे तो दादाजी बताते थे कि मुख्यमंत्री कौन है, तो याद करके सो गए। सवेरे उठते थे, पूछते थे, तो वही हम लोग बताते थे रात वाली, तो बोलते नहीं वो नहीं है, फलाने जी हो गए। ठीक है, वो तो रातों रात जो बदलने का खेल होता था। तो उसमें उनकी एक पंक्ति है कि अजी मिसिर जी पतरा देखू कहिया तक सरकार चला, एक महज कुर्सी के खातिर कहिया तक तकरार चला। मतलब कहने का मतलब है कि आप देखिए पतरा, पोथी पतरा जो होता है, कुंडली देखिए, एक कुर्सी के लिए कितना लड़ाई चलेगा, कितना तकरार चलेगा। तो अभी जो स्थिति है वो कुर्सी की ही है। क्रांति की बातें हैं तो थोड़ा क्रांति का हिसाब किताब जो है उसकी अलग परिभाषा है, और मेरे हिसाब से कुछ परिभाषा है, उसमें थोड़ा जल्दी से बोल देते फिर आप पर आते हैं कि क्रांति का मतलब देखिए, क्रांति का मतलब सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं होता है कि कोई शासक बदल जाए, उसकी कुर्सी पर दूसरा पार्टी आ जाए, दूसरा शासक आ जाए। अगर ऐसा होना होता तो अभी तक बांग्लादेश में तो शासन बदला है, व्यवस्था बदली है, श्रीलंका में भी बदल गई है व्यवस्था, तो चीन में भी बदल गई है, रूस में भी बदल गई है, तमाम जगह पर बदल गई है व्यवस्था का। देखिए क्रांति का मतलब है ना व्यवस्था का आमूलचूल परिवर्तन, वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, शैक्षणिक हो। तो जरूरत इस बात की है, और होगी ये समय के हिसाब से होता है, देश काल परिस्थिति जो है उस हिसाब से सब कुछ खुद ब खुद भी तय होता है, ऐसा है। तो जी अलका जी। जी सर, यहाँ विकास बनाम विनाश की बातें जब शुरू हो गई, और जैसा कि अमर जी ने और मनु जी ने कहा कि एजुकेशन के पैटर्न को बदलने की जरूरत है, तो इससे सिर्फ सहमति ही जताने की जरूरत नहीं है, कुछ शुरुआत हम लोगों की भी तरफ से होनी चाहिए। उसी कक्षा के अंदर हम विचारधाराओं की जो चली आ रही परिपाटी है उससे इतर हटकर विचारधाराओं के संवाहिका बने और संवाहक बने, और जापान के और वो 3 इडियट्स वाली भूमिका को यहाँ पे टीचर्स को दोहराने की जरूरत है। ये एक प्रयोगशाला की तरह होना चाहिए जो सिर्फ शब्दों में बयान नहीं हो, अपने कर्तव्य में भी इसको शामिल करके हमें झारखंड ही नहीं बल्कि भारत के हर क्षेत्र में इसे मूल्य संवर्धित पाठ्यक्रम की नजर से ही नहीं देखा जाना चाहिए, अपने अंदर के मूल्यों को जगाते हुए अपने छात्रों को रूबरू भी करवाना चाहिए। ये तो अंग्रेज कब से सदियों से करते चले आ रहे हैं, उनको क्लर्क चाहिए था, और झारखंड की और बिहार की सीधी सादी मिट्टी में उनको क्लर्क मिलना तो बहुत आसान था। तो अब तक जो बातें चल रही थी, अभी तो अलकानंद जी थी, उनकी बातें आएंगी तो पूरी करेंगी। अब तक फरहा जी आप पर आते हैं, तो अभी जो स्थिति है तो कुल मिला के जो स्थिति है ना आम लोगों के लिए वही है कि आगे पीछे पीछे कुआं आगे खाई जो कहता है ना कि किधर जाए। आम आदमी चौराहा पर खड़ा है, तो चौराहा से निकलने के लिए बातें तो बहुत हुई, रास्ता हुआ कि शिक्षा होना है, लोगों को शैक्षणिक दृष्टि से सबल होना है, तमाम बातें हैं, चिंता के स्तर पर, चिंतन के स्तर पर, हर एक तरीके से उस माने और समृद्ध होना है। तो आप किस रूप में देखती हैं, अगर आपको संक्षेप में कहना हो कि यह बदलाव जो है, जो सकारात्मक बदलाव आखिर आए तो आए कैसे? जी जी सर, जी सर।
सर देखिए, हमारा देश आजाद हुआ, अंग्रेज गए, अंग्रेजों ने झारखंड को एक बहुत ही अच्छे रिसोर्स संसाधनों वाली जगह को माना था, और कोल वगैरह वो वहीं से उठा के लेते थे। अब अगर हमें सुधरना है तो जाहिर सी बात है, जैसे अमर सर ने बोला था कि हमारे अंदर नैतिकता तो होनी चाहिए, प्लस शिक्षा भी होनी चाहिए। शिक्षा भी हमारी ऐसी हो गई है आज की डेट में, क्योंकि मैं शिक्षिका हूँ, मैं देखती हूँ चारों तरफ। भले ही हमारा पहले जो भी शिक्षा पद्धति थी, लेकिन उसमें हमारे बच्चे जो भी पढ़ते थे, लेकिन नैतिक रूप से बड़े ही सुदृढ़ थे। अगर उन्होंने शिक्षक को देख लिया है तो बिना झुके प्रणाम किए वो जाते नहीं। अब तो बच्चे ऐसे आ गए हैं कि वो देख लेते हैं अगर शिक्षक जा रहा है तो ऐसे कोने अतरे में छिप जाते हैं कि कहीं हमसे कुछ कह ना दे, कुछ काम ना बता दें, कोई ऐसी बात ना कह दें कि हमें करना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि उनको अब शिक्षा से मतलब नहीं है, अब उनको डिग्री से मतलब है कि एक हमें कागज का टुकड़ा मिल जाए किसी सूरत से और हमें नौकरी हम पा जाए। आधी चीजें उनको बर्बाद कर दी है मोबाइल ने, सरकार भी बांट रही है, एक तरफ कहती है पढ़ाई करो, दूसरी तरफ मोबाइल बांट देती है, तो बच्चे मोबाइल से पढ़ते नहीं पता, लेकिन रील बनाते हैं, सेल्फी खींचते हैं और यूट्यूब देखते हैं, ये हमें पता है। ये सारी की सारी चीजें हैं ही। साथ ही साथ अगर हम सिर्फ झारखंड की बात कर रहे, तो झारखंड में जो भी चीजें ठीक हो सकती हैं उसमें तो सबसे पहले यही है कि वो एक बहुत ही जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसमें बड़ा ही, कहना चाहिए, राजा है, बादशाह है, सम्राट है। उसको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं या इस्तेमाल करें, तो सबसे वहीं पर ही हमारा झारखंड ऊपर उठ जाएगा। वो इस तरीके का हो जाएगा कि वो दूसरों को दे सकेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, एक सऊदी अरेबिया, जैसे तेल, सिर्फ तेल है उसके पास, कुछ नहीं है, सिर्फ रेत है, नथिंग, खाना भी नहीं उगता है वहां पे, भिंडी भी आपको बहुत महंगी मिलती है वहां। तो तेल एक संसाधन को उठा के वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ना शिक्षा है, ना कुछ है, ना कुछ। और हमारा झारखंड इतना ज्यादा संसाधन, मतलब क्वार्ट्स तक है वहां पर, बॉक्साइट ग्रेनाइट तो है ही, गोल्ड सिल्वर है ही, मतलब क्वार्ट्स जिससे खड़िया बनती है, हर चीज है वहां पर, कोई ऐसा चीज नहीं है जो मौजूद ना हो। फॉरेस्ट एरिया है बहुत ज्यादा वहां पर, और यही फॉरेस्ट एरिया जब दबेगा तो लाखों साल के बाद वहां हीरे निकलेंगे। लेकिन नहीं इस्तेमाल किया जा पा रहा है, चाहे अभी राजनीतिक बातें हैं सारी की सारी। फिर कृषि और ग्रामीण विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कृषि का विकास बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वहां के जो भी लोग हैं उनको इस तरीके की कृषि सिखाई है कि वो उस उपजाऊ जमीन से अपने मतलब भर का खाना पीना निकाल सके, लेकिन ऐसा नहीं किया जा पा रहा है। शिक्षा तो है ही जरूरी। शिक्षा का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं कि हमें कागज का टुकड़ा मिल जाए। शिक्षा वहां पर ऐसी हो कि जो कौशल से लबरेज हो, कि उन्हें कोई हैंडीक्राफ्ट सिखा दिया जाए, कुछ भी, जिससे कि वो एक हुनर हो जाएगा उनके पास, तो वो अपनी जिंदगी को आसानी से जी पाएंगे। फिर उनका वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों, हॉस्पिटल्स, जो बेसिक नीड्स है हमारी, वो एटलीस्ट हो वहां पर। देखिए, ये जितने भी आंकड़े हैं ना, डेटाज जो होते हैं, वो कागज पत्थर पर होते हैं। जब डेटाज कलेक्ट किए जाते हैं तो कितना सही है कितना गलत है, उनकी ऑथेंटिसिटी तो हम कुछ क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे, लेकिन जब आप जाइए, हमारी भी क्लास में है, हमारी क्लास में 70 बच्चा है, 70 बच्चा में 10 बच्चा आता है, 10 बच्चे में आ रहा है। शिक्षित तो 70 ही कहे जाएंगे, लेकिन आता कितने को होगा? खाली 10 को आता होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है। खाली हम डेटास पर अगर जाएं, उसकी क्वालिटी पर नहीं जाएंगे, तो मुश्किलातें पैदा होंगी। फिर वहां पे टूरिज्म अगर आप बढ़ा दें, टूरिज्म मतलब पर्यटन, जंगल आते हैं, वो है, सारी चीजें हैं, तो वहीं के लोग ही उसको देखने भालने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं वहां मौजूद हैं, तो उसको देखने के लिए वहां से आपकी इनकम जनरेट हो जाएगी। फिर आधुनिक औद्योगिकीकरण कर दें थोड़ा बहुत, जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल है, हैंडीक्राफ्ट्स आपके पास अवेलेबल है, उसको थोड़ा सा और आधुनिक शैली की तरफ ले जाएंगे तो आपका इनकम रिसोर्सेज बढ़ जाएगा। फिर साफ पानी है, और बाकी सारी चीजें तो है ही, तो वो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और ये देखेगा कौन? वहां का प्रशासन देखेगा, और प्रशासन किसके अंडर नीति चलता है? वहां की सरकार के
इंटरनेट चलता है। तो अगर पॉलिसीज, योजनाएं आपके जनसंख्या के हिसाब से, आपके वहां के निवास करने वाले लोगों के हिसाब से नहीं होंगी, तो जाहिर सी बात है आप अब नहीं जा पाएंगे। या तो आप करना नहीं चाहते हैं ताकि आप, आपके भाई, आपके बहन, आपकी भाभी वहां पर राज करते रहें, या आप करना चाहते भी हैं तो आपके पास उतना रिसोर्स नहीं मौजूद हो पा रहा है, या आप किसी के तले ऐसा दबे हुए हैं कि आप चाह करके भी उसको कर नहीं पा रहे हैं। तो जो भी चीजें हैं उसको दूर करके, और किसी भी राज्य को, क्योंकि राज्य अगर डेवलप करेगा तो देश जाहिर सी बात है अपने आप डेवलप कर जाएगा। देश डेवलप होगा तो वहां के नागरिक भी अच्छी तरीके से, अच्छी वातावरण में जी सकेंगे, एक अच्छा माहौल होगा। और शायद हमने आजादी भी इसी उद्देश्य को लेकर के की, लेकिन मुझे वो उद्देश्य, मुझे अभी लगता नहीं है पूरा हो पाया है। पहले के जो नेता थे वो एक बात कह देते थे, पूरी की पूरी जनता उनके पीछे पीछे चलती थी, और वो क्रांति का दौर हुआ करता था। जैसे मैं पढ़ती हूँ हिस्ट्री में, मैं तो नहीं थी उस समय, लेकिन जो भी नेता ने कह दिया उसी के अकॉर्डिंग काम करते थे और वो जंग जीत भी जाते थे। आज की डेट में ऐसा नेता क्यों नहीं कर पा रहा है कि वो कुछ भी कहे और जनता उसके पीछे पीछे चले और वो जंग जीत जाए। अब यहाँ पर अंग्रेजों की जंग नहीं है, यहाँ पर शिक्षा की जंग है, बेरोजगारी की जंग है, गरीबी की जंग है। इन जंगों को हमें जीतना है। अच्छे नेता हो, अच्छी सोच हो, थोड़ा ठीक है, जो भी सत्ता में आता है मैं मानती हूँ कि उसके अपने अपने कुछ वैल्यूज होते हैं, अपने अपने कुछ चीजें होती हैं कि हाँ हमारा ये पूरा होना, सब कोई करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप अपने फायदे के साथ साथ जनता का फायदा भी जरूर देखें, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। थोड़ा बहुत भी हम अप होते चले जाएंगे तो धीरे 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 सब कुछ अप हो जाएगा। 24 साल का अवधि कम नहीं होती। तो देखिए, अब तक जो कुल मिला के जो बातें हुई है ना, वो बातें बहुत स्पष्ट है कि बहुत ईमानदारी से, दृढ़ इच्छा शक्ति से अगर काम करें, सकारात्मक दिशा में सोचे, तो फिर बातें बन सकती है। बातें अभी बहुत बिगड़ी नहीं है। जनता की जहां तक बात है, तो जो जनता के काबू में है, उनके अधिकार में है, वो अपना काम करेगी। लेकिन चेतना अभी जो है वो राजनेताओं को है, राजनीतिक दलों को है, क्योंकि अभी विश्वसनीयता उनकी कटघरे में है। विश्वसनीयता का जो संकट है, उनसे वो दो चार है। जनता तो फिर विकल्प ढूंढ लेती है, ढूंढ भी लेगी, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमारी बनी हुई है, जो तमाम बातें हैं। तो कुल मिला के सकारात्मक चर्चा रही, आप लोगों ने बहुत समय निकाला। तो फिर हम कुछ नए विषय के साथ जल्द हाजिर होंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, धन्यवाद राकेश। जी नमस्कार।